हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर करें। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर विप्लव हिमांशी के बैग को पकड़े उसके साथ साथ चल रहा था और अक्षिता सफ़र के लिए स्नैक्स और वाटर बोतल खरीद रही थी। जब विप्लव वहां पर खड़ी ट्रेन की तरफ देखते हुए हिमांशी से बोला, फिर कब आओगे? हिमांशी विप्लव की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए, जब तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगे और मेरे सारे खर्चे अपने दम पर उठाओगे। विप्लव हिमांशी की बात सुनकर उसे रोकते हुए, वेट, अपनी सोच की लगाम पर थोड़ा कंट्रोल करो। मैं तुम्हारे खर्च क्यों उठाऊंगा? विप्लव की सीधी बात को सुनकर हिमांशी थोड़ी हिचकिचाते हुए, हम दोनों दूसरे को डेट कर रहे हैं ना? विप्लव हिमांशी के सवाल पर उल्टा उससे सवाल करते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है? विप्लव के सवाल पर हिमांशी अपना सिर हिलाते हुए, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। विप्लव हिमांशी के हाँ पर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे सपने में है? हाँ, तुम्हारे सपने में है ना? विप्लव की मुस्कान को देखकर हिमांशी के चेहरे पर हल्के गुस्से के भाव आ गए और वो उसके कंधे से अपना बैग लेते हुए बोली, बाय। विप्लव हिमांशी की नाराजगी को देखकर उसके हाथ को पकड़ते हुए, रुको। हिमांशी विप्लव के हाथ पकड़ने पर रुक कर बिना उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरी ट्रेन रुकी हुई है, मैं जा रही हूँ, इसलिए मेरा हाथ छोड़ो। जिसे सुनकर विप्लव हिमांशी के सामने आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम रोना चाहती हो? देखो, ये छोटा सा पानी का कतरा तुम्हारी आंखों में है। हिमांशी विप्लव की बात पर नज़र उठाकर उसे नम आंखों से देखते हुए बोली, अपने भाई की फीलिंग्स नज़र आती है लेकिन मेरी नहीं। हिमांशी की नम आंखों को देख विप्लव उसके आंसू साफ करते हुए बोला, तुम डॉक्टर पूरी तरीके से बनने के बाद सबसे पहले खुद का इलाज करना। हर बात पर रोती रहती हो यार, अच्छी बात तो नहीं होती। विप्लव हिमांशी की बात पर उससे अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोले, मुझे और कोई बात नहीं करनी। हिमांशी की बात सुन विप्लव उसके हाथ को फिर से पकड़ अपने होठों से लगाते हुए बोला, डेट करना चाहती हो तो तुम्हें रुकना पड़ेगा। हिमांशी विप्लव की बात पर थोड़ी परेशान होकर बोली, लेकिन मुझे 2 दिन बाद रूस के लिए निकलना है। विप्लव हिमांशी को रोल करते हुए बोला, क्या तुम एक्स्ट्रा लीव नहीं ले सकती? कह देना कि तुम्हारी बहन की शादी हो रही है। हिमांशी विप्लव की बात पर छोटा सा मुंह बनाते हुए बोली, वो शादी करे तब न, 50 रिश्ते ठुकरा चुकी है। ये सुनकर विप्लव अपने दिमाग के घोड़े चलाते हुए, कहीं उसका चक्कर तो नहीं चल रहा, कहीं पर पता लगाया है कि नहीं? अभी विप्लव कह रहा था जब पीछे से अक्षिता आते हुए बोली, लकड़बग्गा की औलाद, हमारी बहन का माइंड वॉश करने की कोशिश को नहीं कर, वरना अभी जो हाथ पकड़ कर बात कर रहा है ना, उसे तोड़कर थारे गले में लटका दूंगी मैं। अक्षिता के गुस्से भरी आवाज को सुनकर विप्लव सिर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए, मेरी बनी हुई बॉक्सर है। अक्षिता विप्लव को इग्नोर कर हिमांशी की तरफ देखते हुए बोले, तू चल रही है से नहीं, मारे को बहुत ज़रूरी काम से। विप्लव अक्षिता की बेसब्री पर बोला, अगर मैं 2 दिन बाद हिमांशी को छोड़ने आ जाऊँ तो क्या नहीं चलेगा? अक्षिता विप्लव के पास कुछ कहते उससे पहले उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा उसके फ़ोन में एनजीओ लिखा हुआ था, जिसे देखते हुए अक्षिता हिमांशी की तरफ देखकर बोली, हिमांशी, टिकट मेरे पास है, तू जल्दी से आ जा, तुझे डब्बा नंबर पता है ना, मेरे ये कॉल अटेंड करना ज़रूरी है। इतना कहकर अक्षिता ट्रेन में चढ़ जाती है और विप्लव उसे हाथ से बाय कह देता है। फिर हिमांशी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, चलो। हिमांशी विप्लव के हाथ को पकड़ने पर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, कहाँ? मुझे ट्रेन में चढ़ना है, घर जाना है मुझे। विप्लव हिमांशी की बात सुन अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, तुम राजस्थान मेरे साथ 2 दिन बाद जाओगे, हम 2 दिन डेट करेंगे, इसलिए चलो फिलहाल घर चलते हैं। ये सुनकर हिमांशी विप्लव से कुछ कहते उससे पहले विप्लव का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि उसे रियो कॉल कर रहा था, जिसे देखते हुए विप्लव कॉल अटेंड कर फ़ोन कान में लगाते हुए बोला, मेरी याद आ रही है तुम्हें? विप्लव की बात पर दूसरी तरफ से रियो थोड़ा गुस्से से बोला, मेरे पापा मेरी शादी करवाना चाहते हैं। विप्लव रियो की बात पर अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, अच्छी बात है ना, वैसे भी कब तक कुंवारे रहोगे? जिसे सुन रियो अपने दांत पीसते हुए, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता और वो भी उस पटवारी की नकचढ़ी बेटी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़ मेरी हेल्प करो। विप्लव रियो की बात सुन कुछ पल चुप रहकर बोला, मामला काफ़ी गर्म लग रहा है, लगता है कि आना पड़ेगा। रियो विप्लव की बात पर नाक में रोते हुए बोला, यू नो व्हाट, मेरे घर का वॉचमैन क्लेश मेरी ज़िंदगी का क्लेश करके रखेगा। मुझे घर से निकलने नहीं दे रहा है, मुझे कैद कर लिया गया है। रियो की बात पर विप्लव अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है, अपना सारा डॉक्यूमेंट पासपोर्ट पकड़ ले और कुछ पैसे भी पकड़ लेना, तो घर से भागने वाला है। रियो विप्लव की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए, जल्दी से आ जाओ यार, तुम सब बस बचा सकते हो मुझे। जिसे सुनकर विप्लव ओके कहकर कॉल कट कर देता है और हिमांशी की तरफ देखते हुए कहता है, डेट करने के लिए हमें मध्य प्रदेश मिल गया, चलो हम वहीं चलते हैं।
हिमांशी विप्लव के पास और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। जब ट्रेन हॉर्न बजाती है मतलब ट्रेन के छूटने के वक्त हो गया था, जिसे देखते हुए भी हिमांशी विप्लव से बोली। लेकिन विप्लव हिमांशी के बात को बीच में काट कर बोला, कोई लेकिन वेकिन नहीं, हम मध्य प्रदेश जा रहे हैं, इंदौर। इतना कहकर विप्लव हिमांशी को अपने साथ खींचते हुए स्टेशन से बाहर ले आता है और वही ट्रेन भी वहां से छूट जाती है। अक्षिता, जो कि अभी भी फोन पर बात कर रही थी, ट्रेन छूटता हुआ देखकर जल्दी से दरवाजे के पास आकर जाते हुए विप्लव पर चिल्लाते हुए बोली, अबे गधे, उसे तो छोड़ता जा। अक्षिता की आवाज़ सुन विप्लव सर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, आपकी बहन को कुछ दिन बाद ले आऊँगा, डोंट वरी, फ़ायदा नहीं उठाऊँगा, आप आराम से जाओ। इतना कहकर विप्लव मुस्कुराते हुए हिमांशी को लेकर स्टेशन से बाहर आ जाता है और हिमांशी का बैक सीट पर रख उसके लिए पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, बैठो। हिमांशी विप्लव की तरफ एक नज़र देखने के बाद पैसेंजर सीट पर बैठते हुए बोली, तुम न बहुत अजीब हो। जिसे सुनकर विप्लव जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, अजीब नहीं हूँ, सबसे अलग हूँ और अनोखी भी। इतना कहकर विप्लव कार स्टार्ट करता है और स्टेशन से बाहर की तरफ चला आता है। हिमांशी उसके साथ बैठे उसकी तरफ देखे जा रही थी जब उनकी कार आकर ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है और एक बच्चा गुलाब के फूल बेचते हुए वहां पर आ जाता है। वो बच्चा विप्लव की तरफ शीशे पर खटखटाते हुए उसे शीशा नीचे करने के लिए कहता है, तो विप्लव शीशा नीचे कर देता है, जिस पर वो बच्चा विप्लव की तरफ देखते हुए कहता है, सर, सुबह से एक भी फूल नहीं बिका, प्लीज़ खरीद लीजिए। जिसे सुनकर विप्लव उन सारे फ्लावर्स की तरफ देखते हुए बोला, कितने फूल हैं? विप्लव के सवाल पर बच्चा सारे फूल को गिनने के बाद बोला, 40 फूल है। विप्लव उसकी बात सुनकर बोला, और एक फूल कितना लगा है? विप्लव की बात पर बच्चा उसकी तरफ देखते हुए बोला, 30। जिसे सुनकर विप्लव अपना सिर हिला, बच्चे को 1500 रुपये देते हुए बोला, सारे फ्लावर्स दे दो। जिसे सुनकर वो बच्चा खुश हो जाता है और सारे फूल को दे देता है, जिस पर विप्लव उसे पकड़कर उस बच्चे को से कहता है, मेरे 300 रुपये। विप्लव की बात पर वो बच्चा अपने पॉकेट से 300 रुपये निकाल कर विप्लव को देते हुए बोला, आपके छुट्टे पैसे। जिसे लेकर विप्लव उसके सर को सहलाते हुए बोला, स्कूल जाते हो? वो बच्चा अपना सर हिलाते हुए बोला, हो, स्कूल से वापस आकर ही ये फ्लावर बेच रहा है। ये सुनकर विप्लव उसके गाल को खींचते हुए बोला, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो बच्चा विप्लव की बात पर मुस्कुरा देता है। जब ट्रैफिक क्लियर हो जाती है तो विप्लव उसे बाय कहते हुए फिर से ड्राइव करने लगता है और हिमांशी विप्लव और उस फ्लावर को देख रही थी। जब विप्लव हिमांशी की तरफ देखते हुए बोला, भूख लग रही है? हिमांशी विप्लव के सवाल पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं तो। ये सुनकर विप्लव अपना सिर हिला देता है और आगे कुछ नहीं कहता। जब कुछ देर बाद उसकी गाड़ी आकर शारंग फैमिली की पार्किंग पर रुकती है और विप्लव हिमांशी के बैग को पकड़ते हुए गाड़ी से बाहर उतरता है और हिमांशी भी गाड़ी से बाहर आती है, तो विप्लव उन गुलाबों को पकड़कर हिमांशी के साथ अंदर चला आता है। हिमांशी का चेहरा उतर गया था क्योंकि उसे लगा था कि विप्लव वो फ्लावर्स उसके साथ उसके लिए ले रहा है था, लेकिन ऐसा नहीं था। जब विप्लव अंदर आता है तो देखता है अदिति का गृह प्रवेश हो गया था, जिसे देखते हुए विप्लव शोभित के पास आकर उसके गुलाबों को पकड़ते हुए बोला, मुझे पता है मेरी बन्नी के लिए तो कुछ लेकर आए नहीं होंगे, कम से कम ये दे देना, वो खुश हो जाएगी। जिसे सुनकर शोभित घूरकर उसकी तरफ देखता है और उसके हाथ से फ्लावर्स ले लेता है, जिनमें से विप्लव एक लेते हुए बोला, एक तो दो, एक तो दे दो। ये सुनकर शोभित अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, मम्मा मैं थक गया हूँ, कमरे में जा रहा मम्मा मैं थक गया हूँ, कमरे में जा रहा हूँ। ये सुनकर मीरा शोभित को रोकते हुए बोली, इतनी भी क्या जल्दबाजी है? भाभी के कमरे में जाने से पहले बहन को नीक देना होता है। मीरा के बात पर शोभित उसे देख, मैं क्यों पैसे देने लगा? मेरा कमरा है, वो मैं कई बार जा चुका हूँ वहाँ पर। जिसे सुनकर मीरा नाराजगी से रचना की तरफ देखते हुए बोली, चाची देखिए आपका बेटा कंजूसी कर रहा है। ये सुनकर रचना शोभित की तरफ देखते हुए बोली, शोभित मीरा को पैसे दे दो। रचना की बात पर शोभित आह भरते हुए मीरा की तरफ देखकर बोला, कितने पैसे चाहिए? मीरा 2 मिनट सोचने के बाद बोली, आपको और भाभी के उम्र को मिलाकर 50,000 हो रहे हैं, तो 50,000 निकालो। शोभित मीरा के बात से मुंह बनाते हुए उसके हाथ में पैसे की गड्डी रखते हुए बोला, तुम भी क्या याद रखोगी? जिसे इग्नोर कर मीरा खुश होते हुए शोभित से बोली, जाओ कमरे में, हमने अच्छा सा इंतजाम किया है। शोभित मीरा के बात पर अपना सिर हिलाते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है।
और विप्लव मीरा के पास आकर उसके बाल को खींचते हुए कहता है, मेरे भाई को लूट रही थी, चल मुझे भी दे पैसे। जिसे सुनकर मीरा विप्लव का थप्पड़ मारते हुए बोली, भाग यहाँ से, मेरे पैसे हैं ये। विप्लव मीरा के पीठ पर मारने पर अपने पीठ को सहलाते हुए मीरा के बाल को खींच कर बोला, नकचढ़ी। विप्लव के बाल खींचने पर मीरा मुंह बनाते हुए उसकी तरफ 1000 बढ़ाकर बोली, तू भी क्या याद रखेगा, पकड़। विप्लव 1000 को देखते हुए मीरा से बोला, ये तो किसी बड़े होटल में जाने पर टिप हो गया, 50,000 मिले हैं तुझे, एटलीस्ट 10,000 तो दे दो। जिसे सुनकर मीरा उसकी नकल उतारते हुए बोली, 10,000 तो दे। फिर विप्लव घूरते हुए बोली, पैसे नहीं मांगे और प्रॉफिट तुम्हें चाहिए, जाओ रास्ता ना भो। विप्लव मीरा के पास उनका मुंह बनाते हुए वहां पर राशि को पकड़कर बैठे कशिश की तरफ देखते हुए राशि के पास आकर बोला, आपकी मम्मी बहुत बुरी है भांजी, आपके मामा जी को 10,000 भी नहीं दे रही है। मीरा विप्लव के बात सुनकर एक नजर उसकी तरफ देखने के बाद उसे इग्नोर कर देती है। वही रचना हिमांशी की तरफ देखते हुए विप्लव से बोली, विक्की बता रहा था कि तुम हिमांशी को कोई स्टेशन छोड़ने गए हो, तो वापस क्यों लेकर आ गए। विप्लव रचना के सवाल पर उसकी तरफ देखते हुए हिमांशी की तरफ इशारा करके बोला, हमारे एक फैमिली फ्रेंड की शादी हो रही है, वहाँ पर जा रहे हैं, इसलिए वो नहीं गई। जिसे सुनकर रचना अपना सिर हिलाते हुए हिमांशी की तरफ देखकर बोली, बेटा जाओ तुम भी रेस्ट रूम में आराम कर लो। हिमांशी रचना की बात सुनकर अपना सर हिला देती है तो विप्लव मीरा को घूरते हुए हिमांशी को लेकर रेस्ट रूम की तरफ चला जाता है। मीरा जाते हुए विप्लव को देखकर रचना की तरफ देखते हुए बोली, चाची मुझे तो लगता है इस वापी का चक्कर पक्का उस लड़की के साथ चल रहा है। रचना मीरा की बात पर सुन अपना सिर हिलाते हुए बोली, मुझे भी लगता है। कशिश मीरा की बात को सुनते हुए राशि को पकड़ खड़ा होकर बोला, मीरा अब हमें भी घर चलना चाहिए। जिसे सुनकर निर्जला कशिश की तरफ देखते हुए बोली, ऐसा क्यों बेटा, आज यहीं रुक जाओ। मीरा निर्जला का साथ देते हुए कशिश से बोली, हाँ कशिश आज यहीं रुक जाते हैं ना, कल चलेंगे प्लीज़। कशिश तो मीरा भी खुश हो जाती है तो और सभी लोग शाम के नाश्ते की तैयारी करने लगते हैं। वहीं शोभित जब कमरे में पहुंचता है तो देखता है अदिति अपनी ज्वेलरी निकाल रही थी। जिसे देखते हुए शोभित दरवाज़ा अंदर से बंद कर अदिति के पास आते हुए बोला, ये क्या कर रही हो तुम। अदिति शोभित की आवाज़ सुनकर सर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, बस ये ज्वेलरी काफ़ी भारी है। जिसे सुनकर शोभित अदिति के पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, ये काम तो मेरा है। अदिति शोभित के पास आने पर थोड़ी सी घबराते हुए उसकी तरफ देखने लगी। जिसे देखकर शोभित अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, तुम मुझसे डर रही हो। अदिति शोभित के सवाल पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, पता नहीं क्यों। ये सुनकर शोभित अदिति के चेहरे को पकड़कर अपने बेहद नज़दीक लाकर उसके होठों पर हल्का से चूमने के बाद बोला, पहली बार नहीं है। शोभित की बात सुन अदिति अपना सिर हिला देती है तो शोभित उसे बिस्तर की तरफ धकेलते हुए अपना शेरवानी निकाल कर फेंक देता है और अदिति के ऊपर आ जाता है। अदिति अचानक शोभित के ऐसा करने पर उसके सीने पर हाथ रखते हुए, 2 मिनट रुकिए तो सही। शोभित अदिति के हाथ पर अपना हाथ रख उसके हाथ को उसके सिर के ऊपर रख उसके गले पर चूमते हुए बोला, आज नहीं रुकूंगी, पूरी शाम और रात हमारी है। ये कहते हुए शोभित अदिति के रुकने पर भी नहीं रुकता और उसे प्यार करने लगता है। इधर चिराग अपने कमरे में आता है तो उसे हर जगह प्रथा की कमी खलने लगती है और वो गुस्से से अपने कदम बिस्तर की तरफ बढ़ा देता है जहाँ पर उसे प्रथा का प्रतिबिंब नजर आने लगता है। जहाँ प्रथा बिस्तर पर बैठे अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी तो कभी स्नैक्स खा रही थी तो कभी करवट बदल रही थी। जिसे देखते हुए चिराग गुस्से से अपना फ़ोन बिस्तर पर पटकते हुए बोला, तू चली क्यों नहीं जाती, चली गई ना छोड़कर, तो आकर परेशान क्यों कर रही हो। चिराग को इमेजिन हो रहा था कि प्रथा उसके आसपास है, कभी बेड पर तो कभी सोफे पर। वो प्रथा को इमेजिन कर रहा था जब उसका फ़ोन बजने लगा। चिराग ने देखा उसमें बुआ नाम फ्लैश हो रहा था। जिसे देखते हुए चिराग के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और वो कॉल अटेंड करते हुए बोला, बोलो बुआ। जिसे देखकर दूसरी तरफ से निर्जला बोली, चिराग बेटा तुम शादी में नहीं आए, मान लिया कि तुम काम में बिजी थे, लेकिन कल रिसेप्शन है शोभित की और तुम्हें आना ही होगा प्रथा को अपने साथ लेकर। निर्जला की बात पर सुनकर चिराग की पकड़ अपने फ़ोन पर मजबूत हो गई और वो अपने दांतों को आपस में पीसते हुए बोला, क्या आप मेरे जले हुए जख्म पर नमक छीर रही हैं? अगर हाँ तो मैं बहुत बुरे मूड में हूँ, शायद मेरी जुबान से कुछ अपशब्द निकल सकते हैं, इसलिए प्लीज़ मुझे कॉल मत कीजिए। इतना कहकर चिराग कॉल कट करने लगा। जिसे समझते हुए निर्जला जल्दी से बोली, चिराग बेटा हुआ क्या है,
तुम काफ़ी गुस्से में लग रहे हो, किसी ने तुमसे कुछ कहा? निर्जला के सवाल चिराग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, सो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। एंड मैं मृत्युंजय सारंग के किसी भी फंक्शन में जाना जरूरी नहीं समझता, बाय। इतना कहकर चिराग ने कॉल कट कर दिया और अपना फ़ोन बिस्तर पर फेंकते हुए बोला, व्हाट द हिल द गोइंग ऑन। बेटा ज़िंदगी खराब करने में तुला हुआ है और माँ मुझे सिंपैथी देते हुए नहीं थक रही। ब्लॉडी बुलशिट फैमिली। ये कहकर चिराग अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा देता है। इधर सारंग विला में निर्जला थोड़ी हैरान लिविंग हॉल में बैठी गेस्ट की लिस्ट बना रही थी जब रचना किचन से चाय लाकर कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए हैरान निर्जला की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ दीदी, आप काफ़ी हैरान लग रही हो। जिसे सुनकर निर्जला अपने सेंस में रचना की तरफ देखते हुए बोली, रचना क्या चिराग के साथ मृत्युंजय का झगड़ा हुआ है? निर्जला के सवाल पर रचना अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, नहीं दीदी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्यों कुछ हुआ है क्या? जिस पर निर्जला अपना सर नहीं में हिलाते बोले, नहीं कुछ नहीं हुआ है, तुम लिस्ट बनाओ, मैं अभी आई। इतना कहते हुए निर्जला रचना की बात को टालते हुए अपने कदम अमृत के कमरे की तरफ बढ़ा देती है, जिसे जाता हुआ एक नज़र देखने के बाद रचना अपने लिस्ट पर फोकस करने लगी। जब इधर निर्जला अमृत के कमरे के बाहर आकर दरवाजे पर नॉक करती है तो अमृत आकर दरवाज़ा खोलता है। उसके कानों में एयरबड लगे हुए थे, जिस कारण वह निर्जला को थोड़ा चुप रहने का कह अपने क्लाइंट से बोला, ओके यू कम टू द ऑफिस, वी विल डिस्कस अबाउट दिस। इतना कहकर अमृत कॉल कट कर निर्जला से बोला, क्या हुआ मॉम, आप परेशान लग रही हो? जिसे सुन निर्जला अमृत को देखते हुए बोली, क्योंकि परेशान होने वाली बात है अमृत। ये सुन अमृत कंफ्यूज होते हुए निर्जला से, लेकिन क्या हुआ, क्या बात है मॉम, आप बताओगे तभी तो पता चलेगा। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।